हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज का दिस इज पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम आज करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे थोड़ा सा कि एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और साथ ही साथ करेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वैसे मैंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी के लिए अलग वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है आपकी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की PDF में। बस क्योंकि आज हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इसको भी साथ साथ देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। टेक्सोनॉमी से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके DSSB में भी और KVS में भी, दोनों एग्जाम्स में टेक्सोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एम्स ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम आज देखेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस सीरीज के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं ज्ञान IQ चैनल पर और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो चलिए फिर ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी क्योंकि अगर दोनों को अलग अलग पढ़ाते हैं तो फिर कंपैरिजन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनको हम थोड़ा साथ साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा नॉलेज होगी। देखो, एम्स का मतलब है लक्ष्य, बेसिकली आपका लक्ष्य कह लो या फिर आप कह लो कि इसका उद्देश्य कह लो, इसको दोनों का मतलब हिंदी में मतलब देखेंगे तो सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो एक्चुअल में मीनिंग जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। देखो, जब हम एम्स की बात करते हैं कि एम्स है, अब यहाँ पे तो मैंने लिखा है एम्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर हम एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। लेकिन अगर कहें तो जनरल जो हमारे एम्स होते हैं कुछ लाइफ में कि यहाँ पे मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है या फिर मुझे लाइफ में एक अच्छी मतलब अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट करनी है, मुझे लाइफ में लोगों का भला करना है, फिलेंथ्रोपिस्ट बनना है मुझे कि मैं सबका भला करूं, ह्यूमन राइट्स के लड़ना है। तो कुछ लोगों के कुछ एम्स हो सकते हैं, लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, अब एम्स ऑफ लाइफ जो है वो थोड़े से डिफरेंस होंगे एम्स ऑफ एजुकेशन से, क्योंकि जब हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में हम एक जनरल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, पूरा जनरली आ जाता है। मान लीजिए कि भाई ठीक है, मेरी पूरी लाइफ है, इसमें मुझे ये करना है, हमने ये एम्स बनाने लाइफ के। अब जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमारा क्या एम है, हमारा क्या उद्देश्य है इन जनरल। ठीक है, याद रखिए जनरल, ये टर्म आपको याद रखनी है। मतलब सामान्य रूप से अगर मैं देखूं तो ऑल ओवर मेरा क्या विजन है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, क्या एजुकेशन में होना चाहिए, क्या एजुकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए, एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरह का होगा, ये सारे हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन कहलाते हैं। ठीक है, एम्स जरूरी है हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, वो नेसेसरी भी है। इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बनाने के लिए एम्स जरूरी है। हमारा एक ऑल ओवर विजन होना चाहिए, हमारा एक तरह से एक विजन हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का क्या मीनिंग होगा, क्या इसका पर्पज होगा। ठीक है, और ये किस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करेगा बच्चों के लिए, यहाँ पर कौन से एक्शन हमें करनी है, कौन सी एजुकेशन एक्टिविटीज हमें करनी है। तो ये सारी जनरल चीजें जो है वो एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर आ जाएगी। एम्स ऑफ एजुकेशन आर टू जनरल इन नेचर, ये बहुत ज्यादा सामान्य होते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं पकड़ना है कि सिर्फ हम मैथ्स को देखेंगे, अब मैथ्स के एम्स देखते हैं। नो, मैथ्स के एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं होंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन आपकी ऑल ओवर एजुकेशन को लेकर होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब बहुत ही अत्यधिक विशिष्ट है। मान लो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा एम ऑफ एजुकेशन एक ये है कि मुझे बच्चों को गुड सिटीजन बनाना है। ठीक है, मुझे उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है, ये मेरा एम ऑफ एजुकेशन है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनको क्या आना चाहिए, उनको डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए, उनको सिटीजनशिप के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। ठीक है, उनको अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सिखाओगे कि डेमोक्रेसी पढ़ाओगे, आप सिटीजनशिप के बारे में बताओगे, इसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, डेमोक्रेसी के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, डेमोक्रेसी में जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें यहाँ पे इक्वालिटीज की बात करनी है, ये सब करनी है। तो ये आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। लेकिन मेरा अगर एम कहूं यहाँ पे तो एम क्या था कि मेरे को अपने बच्चों को जनरल सिटीजन बनाना है, मतलब बहुत ही गुड सिटीजन बनाना है, अच्छा नागरिक बनाना है मुझे बच्चों को। तो ये हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे। लेकिन अगर इनके रिगार्डिंग आप ऑब्जेक्टिव्स लेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मुझे डेमोक्रेसी पढ़ानी है, उनको सिटीजनशिप पढ़ानी है, तभी तो वो अल्टीमेटली गुड सिटीजन बन पाएंगे। हम कह सकते हैं एम ऑफ एजुकेशन जो है बहुत ही दूर की नजर से देखते हैं। तो ये अगर यहाँ पर एम्स है तो एम्स के अंदर ही ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आप ये कह सकते हो। अगर ये मान लीजिए एम्स है आपके तो इसके अंदर ही ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो एम्स थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप दे सकते हो, एम्स जनरल होंगे जबकि ऑब्जेक्टिव आपके स्पेसिफिक होते हुए चले जाएंगे।
ठीक है। वैसे अगर आप कहोगे एक छोटी सी बच्चे से आप पूछते हो कि भाई तुम्हारा एम ऑफ लाइफ क्या है, तो वो कहेगी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, उसकी जितनी समझ होगी क्योंकि उसका लाइफ का पर्सपेक्टिव वो पूरा होगा तो उसी हिसाब से बात करेगी। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जब वो एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम में जाएगी तो उसको डॉक्टर बनने के लिए क्या बायो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, तभी तो डॉक्टर बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, या साइंस साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां उसके ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, नेचर में बहुत ही ज्यादा विशिष्ट हो जाते हैं। ओके, ये थी पहली चीज। अब देखो एम्स ऑफ एजुकेशन एज इंस्ट्रूमेंटल टू गोल ऑफ लाइफ। जो हमारे गोल्स ऑफ लाइफ बेसिकली क्या है कि आपकी जिंदगी के कुछ लक्ष्य होते हैं, जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, उनके लिए एम्स ऑफ एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे गोल्स ऑफ लाइफ को अचीव करना है, हमें जिंदगी के गोल्स को अचीव करना है, तो हमें एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन क्या होती है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो एम्स ऑफ एजुकेशन का सीधे रिलेशनशिप है गोल्स ऑफ लाइफ से, कि जो हमारी जिंदगी में हम निर्धारित करते हैं कि ये हमारे उद्देश्य हैं, उसी के हिसाब से हमारे एम ऑफ एजुकेशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर इंस्ट्रूमेंटल टू एजुकेशन एम्स। अब यहाँ पर हम जो भी एजुकेशनल एम्स बनाएंगे, यानी कि शिक्षा के हम जो भी लक्ष्य बनाएंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। उनके लिए मतलब ये शिक्षा के लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जो भी एम्स ऑफ एजुकेशन है उसी के हिसाब से हम सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ठीक है। मान लो कि अब जैसे मैंने गुड सिटीजनशिप का यहाँ पर एग्जांपल दिया था, एक एम ऑफ एजुकेशन मेरा ये है कि मुझे सारे जो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। ये मेरा एम ऑफ एजुकेशन है कि वो रिस्पेक्ट करे, इस नेचर की रिस्पेक्ट करे। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में क्या लूंगी, ठीक है, वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके खत्म होने के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से खत्म होते जा रहे हैं, वो कैसे बचाया जा सकता है, बहुत सारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है, ये हमारे लर्निंग इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं। जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं, यूनिट प्लानिंग करते हैं। समझ लीजिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, यूनिट प्लान बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप यूनिट प्लान बनाएंगे। यूनिट प्लान में जो है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स किस चीज को देखकर होते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चे के आपके सामने आउटकम क्या निकल कर आए, ठीक है। इंटेंटेड लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे वो आपका अल्टीमेटली इंटेंटेड लर्निंग आउटकम होता है कि बच्चे ये सीख के जाएंगे यहाँ से। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जब आप यूनिट प्लानिंग करते हैं, आप लेसन प्लानिंग करते हैं, तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करने होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद अगर हम लास्ट में फिर इवेल्युएट करते हैं कि हम कितने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जब हम डिसाइड करते हैं तो ये टाइम बाउंड होते हैं। ये भी एक नई चीज सीख लीजिए, ये टाइम बाउंड होते हैं, जबकि एम्स ऑफ एजुकेशन एंडलेस चलते रहते हैं, मतलब उनका टाइम नहीं होता कोई भी। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बच्चा 12th तक पेपर दे रहा है, अपीयर हो रहा है उस पेपर में, मतलब वो 12th तक एक स्कूल में पढ़ रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन तो कॉमन ही रहेंगे ना उसके लिए कि हमें उसको गुड सिटीजन बनाना है, हमें उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू वो करनी है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इनका एक टाइम पीरियड होता है। फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, सेकंड के अलग होंगे, फिर फर्स्ट क्लास में ही इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। इंग्लिश के थ्रू आप किस तरह से इस चीज को इनकलकेट करेंगे, या फिर आप साइंस के थ्रू, मैथ्स के थ्रू कैसे करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, हर क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि ये स्पेसिफिक होते चले जाएंगे, विशिष्ट होते चले जाएंगे। एम तो जनरल वही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट। और यही हमारे इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स बन जाते हैं, बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब नेक्स्ट है कि एम्स आर डिसाइडेड एट द नेशनल और स्टेट लेवल बाय द पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स। अब है, देखिए टीचर जो है, टीचर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकता है, लेकिन टीचर जो है एम्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड नहीं करेगा। वहां पे पॉलिसी मेकर्स होते हैं। पॉलिसी मेकर्स में आपके पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, आपके आईएएस रैंक के ऑफिसर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, इवन कुछ टीचर्स को भी वहां पे इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ये ग्रुप्स बनते हैं, पर्टिकुलर कमिटीज बनती हैं जो रिकमेंड करते हैं कि क्या हमारे नेशनल और स्टेट लेवल पे हमारे एम्स होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टीचर डिसाइड करता है। टीचर जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी एम्स ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। आप यहां से भी देख सकते हो कि कैसे स्पेसिफिक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये नेशनल और स्टेट लेवल पर डिसाइड हो जाते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव स्टेट व्हाट स्टूडेंट्स नो एट द एंड ऑफ द कोर्स। ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करते हैं, टीचर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हमें इनको अचीव करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने ये सोचा था कि सभी बच्चे जो है रीडिंग स्किल सीख जाएंगे, अगर मैं ये कहती हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव है सेकंड क्लास के लिए कि सभी बच्चे 2 वर्ड सेंटेंसेस को जो है वो रीड कर पाएंगे, तो अगर एट द एंड ऑफ द कोर्स या उसके क्लास के खत्म होने के तक जो है ये मेरा लर्निंग आउटकम बन चुका है ना, अगर सारे बच्चे रीडिंग
कर पाते हैं 2 वर्ड सेंटेंसेस की, टू वर्ड सेंटेंसेस की या फिर 3 वर्ड सेंटेंसेस की, तो इसका मतलब ये है कि मेरा लर्निंग आउटकम जो है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं और वो लर्निंग आउटकम में शो होगा। लेकिन अगर मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे तो हो सकता है कि 50% बच्चे जो है क्लास के रीड ही ना कर पाए। दैट मीन्स कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हुए। तो ऑब्जेक्टिव का एक प्रॉपर टाइम बाउंड काम होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे करने होते हैं, जबकि एम ऑफ एजुकेशन जो है इनके ये टाइम बाउंड नहीं होते हैं, ये आपकी इन जनरल लाइफ टाइम चलेंगे आपके लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे स्कूल में बच्चे ने 12th पास कर ली, आके जाके कॉलेज करेगा जो भी करेगा, तो उसमें उसको वही जो एम्स ऑफ एजुकेशन है जनरल हमारे डिसाइडेड है वही आगे चलते रहेंगे उसके कंटेंट के साथ। एक और चीज जान लीजिए कि जो मैंने कहा एक तो टाइम बाउंड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी चीज है कि हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको माप सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे माप सकते हैं कि भाई ठीक है बच्चा 2 वर्ड के सेंटेंसेस पढ़ रहा है, 3 वर्ड के सेंटेंसेस पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, या फिर सिंपल सेंटेंसेस पढ़ पा रहा है। लेकिन अब एम्स को हम ऐसे पर्टिकुलरली माप नहीं सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये हमारे जो होते हैं अचीवेबल होते हैं, मतलब इनको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि हम इनको मेजर कर सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से इनको ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं जिस हिसाब के हमारे पास बच्चे हैं, इस ग्रुप के हिसाब से, क्लास लेवल के हिसाब से। लेकिन एम्स ऑफ एजुकेशन फिर से हमारे जनरल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अचीवेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे पूरे 12th पास करें लेकिन वो अच्छे नागरिक ना बन पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता होगा, उनको जस्टिस के बारे में नहीं पता होगा, या फिर हम एम्स ऑफ एजुकेशन ये है कि मैथ्स को जो है अपने रियल लाइफ में यूज कर पाए हर जगह पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्लस माइनस नहीं सीखा होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जनरल होते हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से अचीव होंगे ही होंगे। हाँ, लेकिन जब ये स्पेसिफिक बन जाते हैं तो एक चीज जो है वो थोड़ी बहुत अचीवमेंट उसकी हो जाती है। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स हमारे रियलिस्टिक होते हैं कि हम जो जनरल रियल हो सकते हैं, जो मतलब हमें लगता है कि हाँ बच्चा कर पाएगा, तभी हम उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे आपके एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, एम्स हमारे अल्टीमेट जो गोल होता है हमारा एजुकेशन का वो है, और ऑब्जेक्टिव्स उनको पाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं बाय टीचर्स एंड एजुकेटर्स। नेक्स्ट है हु डिटरमाइंस एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसके बारे में पहले से आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एक्सरसाइज। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये एम्स ऑफ एजुकेशन सिर्फ आपको साइंस के थ्रू ही अचीव कर पाओगे, आप सिर्फ इसको ईवीएस के थ्रू ही अचीव कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ये इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है कि अंतर अनुशासनात्मक है। बेसिकली ये विषयों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डिसिप्लिन के बारे में। तो डिसिप्लिन लाइक जैसे फिलोसफी हो गई, साइकोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी होगी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी रिचली कंट्रीब्यूट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आप जितने भी डिसिप्लिन आप पढ़ते हैं, आप सभी को नॉलेज इनके बारे में, तो ये जो है इन सभी से हमारे एम्स ऑफ एजुकेशनल एम जो है वो इनको पाने में ये सारे डिसिप्लिन हमारी मदद करते हैं। अब हर एक डिसिप्लिन का अपना स्पेसिफिक जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अंडरस्टैंड? सो ये बात थी आपकी कि कौन डिसाइड करता है एम्स ऑफ एजुकेशन। नाउ कम्स टू द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, हालांकि अलग वीडियो मैंने डाल रखी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। So this taxonomy was enthusiastically received by teachers, educationists and test developers because it offered easily understandable guidelines for systematic evaluation of cognitive processes. बेसिकली ब्लूम जो है बहुत ही ज्यादा, इनका नाम बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि इन्होंने जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर प्रॉपर एक टेक्सोनॉमी दी थी, पूरा वर्गीकरण किया था कि हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के होते हैं और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर उद्देश्य के अंदर हमें क्या क्या करना है और किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं। इन्होंने बेसिकली 3 डोमेन्स की बात की थी। 3 डोमेन्स में जैसे कि आप सभी को पता ही है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन की यानी कि भावनात्मक, और लास्ट था इनका साइको मोटर। ठीक है, आप इसको क्रियात्मक कह सकते हैं, गत्यात्मक भी कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक 3 तरह के डोमेन की इन्होंने बात की थी। तो ब्लूम का बेसिकली काम जो था वो कॉग्निटिव डोमेन के लिए था। इन दोनों के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, अफेक्टिव और उसके बारे में। ठीक है, वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी अलग से जब कराऊंगी तब आपको बता दूंगी। सो बेसिकली टेक्सोनॉमी बहुत ही हेल्पफुल थी। इन्होंने एक तरह से क्लासिफाई कर दिया था, एक हायरार्की इन्होंने बना दी थी कि भाई ये सेक्शंस होते हैं, जैसे नॉलेज हो गई, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये सेक्शंस होते हैं और जो कॉग्निटिव प्रोसेस है इन सेक्शन से होकर गुजरता है। ओके, तो जो एजुकेटर्स थे या फिर जो भी आप कह सकते हैं उस टाइम के एजुकेटर्स थे या फिर टीचर्स थे, सबको बहुत ही अट्रैक्ट किया इनके काम ने, क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर मेंटल स्किल्स के बारे में बात की थी। प्रॉपर मेंटल स्किल्स के बारे में इनको हायरार्की में डिवाइड करके इन्होंने
इनको समझाया था। सो इट एम्फेसाइज प्रोसेसेस रेदर देन कंटेंट मैटर। तो इन्होंने प्रोसेस पर ध्यान दिया था, जैसे कि बच्चों की नॉलेज क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ कितनी बनी है, फिर वो रियल लाइफ में उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने प्रोसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जबकि उस टाइम पे क्या था कि कंटेंट मैटर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन इन्होंने प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया और ये कोशिश करी कि बैलेंस बना सके लोअर और हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। ठीक है, लोअर में जैसे आपका देख लीजिए नॉलेज आ गया, आपको ज्ञान है, आपको डेफिनेशन पता है कि ठीक है एक पेन क्या होता है, पेन वो होता है जिससे हम लिखते हैं, ये आपकी जस्ट एक नॉलेज है। लेकिन उसी पेन का आप कितने क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपका हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं, यानी कि उच्च संज्ञानात्मक जो आपकी स्किल्स होती हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली एक प्रॉपर बैलेंस बना दिया था कि कौन सी लोअर स्किल्स होती हैं, कौन सी हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। सो बेसिकली जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों कहते हैं हम इनको, क्योंकि जब हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हम इसी आधार पर बनाते हैं। ठीक है, हमें भी पता है कि हम लोअर से हायर की तरफ बढ़ते हैं, हमें पता है कि बच्चे का जो लेवल है वो लो होता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको हायर पर लेकर जाना। तो एजुकेटर्स को बहुत हेल्प मिली इनकी टेक्सोनॉमी से। लेकिन एक इनके स्टूडेंट थे एंडरसन नाम के। सो एंडरसन ने क्या किया था कि इनकी टेक्सोनॉमी को थोड़ा सा चेंज किया। मतलब इन्हीं के स्टूडेंट थे ब्लूम के, लेकिन इनकी जो प्रॉपर टेक्सोनॉमी थी उसको चेंज करके, उसने थोड़ा सा चेंज करके उसको रीडिफाइन किया। सो बेसिकली आज हम उसी की बात करने वाले हैं प्रॉपर। ठीक है, सो ये देखिए, ये मैंने हिंदी में नहीं लिखे हैं, सॉरी, क्योंकि हिंदी में इनके जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा मुझे समझ में भी नहीं आते हैं, फिर मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, मैं वैसे आपको यहाँ पर बता दूंगी ये इनका बेसिकली हिंदी में क्या मतलब होता है। ओके, जैसे मैं कह सकती हूँ नॉलेज का मतलब यहाँ पर ज्ञान हो गया, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यहाँ पर समझ हो गया या समझ बूझ कह सकते हो, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग करना, किसी चीज को अप्लाई करना, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी चीज के बारे में विश्लेषण करना, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना या बनाना किसी चीज को, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो ये ब्लूम की जो है ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया किसने, एंडरसन ने, उनके स्टूडेंट ने। ओके, सो जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी थी उसमें क्या चेंजेस हुए ये आपको स्क्रीन से नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, जैसे कि नॉलेज की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, रिमेम्बरिंग आ गया। कॉम्प्रिहेंशन की जगह पर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही रहा। भाई कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी समझ होती है और अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी समझ ही होती है। उसके बाद एप्लीकेशन की जगह इन्होंने अप्लाइंग कर दिया, एनालिसिस की जगह इन्होंने एनालाइजिंग कर दिया है, सिंथेसिस की जगह पे यहाँ पे इन्होंने इवेलुएट कर दिया, और उन्होंने लास्ट पार्ट दिया क्रिएटिंग करने का। ठीक है, क्रिएटिंग मतलब कुछ नया इनोवेट करने का, इनका जबकि लास्ट पार्ट था इवेल्युएशन। सो क्या चेंजेस थे ये भी आपको याद रखने हैं। ओके, और अगर आपसे मान लीजिए आपसे ओरिजिनल टेक्सोनॉमी पर या फिर न्यू जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है दोनों पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या चेंज हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे जनरल जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के हिसाब से मैं इस वीडियो को रखूंगी, जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, लेकिन आपको ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स याद रखें, ज्ञान, समझ, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालिसिस जो है आपका विश्लेषण हो गया, सिंथेसिस आपका संश्लेषण हो गया, इवैल्यूएशन आपका मूल्यांकन हो गया। अब देखिए जो मेन चीज इसके क्वेश्चन जिस चीज पे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये देखिए, अब इसमें समझने से ज्यादा थोड़ा सा रटना पड़ेगा आप सभी को, है ना। रट्टाफिकेशन मार लोगे इसके तो इसके क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाओगे। पहली बात यह है कि देखो इन्होंने जो कैटेगरी और सब कैटेगरीज क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर एक प्रॉपर कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी गए हैं, इनको याद कर लीजिए। जैसे रिमेम्बरिंग का मतलब है, रिमेम्बरिंग मतलब आपको कुछ याद करने की चीजें हैं, जैसे कि पहले वाले टेक्सोनॉमी में जिसको हम नॉलेज बोलते थे। तो रिमेम्बर का मतलब क्या है, जो चीजें आपको याद हैं आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, आप फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण को डिफाइन कर दो। आपको याद है कि क्या होता है तो आपने ऐसा ही मुझे बता दिया कि भाई ये फोटोसिंथेसिस होता है। मैंने आपके दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश नहीं की, पहले जैसे आपको जो आता है आपको बस ये कहा कि आपको उसको मेमोरी में से याद करना है, मुझे बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बस इसको डिफाइन करो। ओके, सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रिकॉग्नाइज दिस एंड जो भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है, लिस्ट करो या फिर लिस्ट करो कि कौन कौन सी लिविंग थिंग्स है, कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है, आपने इस तरह का बच्चों को क्वेश्चन दिया, तो ये किस कैटेगरी, कौन सी टेक्सोनॉमी के कौन से उसके अंदर आता है, पार्ट के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, रिमेम्बरिंग के अंदर आएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में रिकॉग्नाइजिंग, लिस्टिंग, डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना, रिट्रीविंग करना या फिर नेम करना आए, दैट मीन्स कि वो रिमेम्बरिंग के अंदर आएगा, है ना। मान लीजिए मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया है कि मैंने कुछ पिक्चर्स दे दी यहाँ पर,
1 2 3 पिक्चर, मैंने कहा बच्चों को पहली, दूसरी और तीसरी पिक्चर का नाम बताओ, तो बच्चों ने देखा क्योंकि उनको पता है, उन्होंने जैसे मान लीजिए पहले में ट्री था, दूसरे में एक डॉल थी, तीसरे में एक स्टिक थी, तो बच्चों को पता है कि डॉल क्या होती है, ट्री क्या होती है, उन्होंने रिमेंबर किया और उन्होंने नाम बता दिया। तो यानी कि नेमिंग से क्वेश्चन आता है। फिर आपसे अगर मान लीजिए आपके पेपर में आता है कि भाई ये फलाना फलाना क्वेश्चन हमने पूछा था और अब ये बताओ कि ये ब्लूम के कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, उसकी टैक्सोनॉमी के, तो आपको याद रखना है कि रिमेंबरिंग में आएगा। तो याद रख लीजिए रिकॉग्नाइजिंग से, लिस्टिंग से, डिस्क्राइबिंग से, आइडेंटिफाइंग से, रिट्रीविंग से या फिर नेमिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो वो रिमेंबरिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, रिमेंबर बेसिकली आपकी मेमोरी पर आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, जो चीजें आप जानते हैं बस आपको उनको थोड़ा सा याद करके बताना है। तो ये आता आपके फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। सेकेंड कैटेगरी आपकी अंडरस्टैंडिंग की है, यानी कि समझना। समझते हैं आप, जब आपको एक चीज एज इट इज बता दी गई है, आपसे वो एज इट इज नहीं पूछी गई है, आपसे आपका उसमें अंडरस्टैंडिंग को मिलाकर जब आपसे वो चीज पूछी जाती है तो वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आती है। जैसे हम रीडिंग तो करते हैं, आई एम ए गर्ल मैंने रीड कर लिया, लेकिन मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो हुई नहीं। मैंने पूछा कि मैंने अभी अभी क्या सेंटेंस बोला, आपने बता दिया आई एम ए गर्ल बोला है आपने, तो ठीक है, तो ये मतलब आपने रिमेंबरिंग की। लेकिन जब मैं कहूंगी आई एम गर्ल, ये आप इससे आप क्या समझते हैं और आपने थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इंटरप्रेट करना, एग्जाम्प्लीफाई करना। एग्जाम्प्लीफाई का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको दिया था ना पिछले वाला एक क्वेश्चन दिया था फोटोसिंथेसिस का, चलो फोटोसिंथेसिस छोड़ दो, मैंने आपको कहा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स बताओ, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी डेफिनेशन या वो लॉ क्या होता है ये नहीं बताना, आपको सोचना पड़ेगा कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको सोचने पड़ेंगे, तब आप एग्जाम्पल्स बताएंगे तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा। जब भी आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाए किसी चीज के तो वो अंडरस्टैंडिंग के होगा। जब आपको ये कहा जाए कि क्लासिफाई करो, मान लीजिए मैंने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है आपको दे दी, 2-3 दे दी, उसके बाद आपने बच्चों से पूछा कि भाई ठीक है इसको क्लासिफाई करके दिखाओ कि कौन सी लिविंग थिंग है कौन सी नॉन लिविंग थिंग है, तो ये क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा। आपको पता है कि कौन सी लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है, सिर्फ ये बताना है तो आपके लिए वो नॉलेज में जाएगा। लेकिन अगर उसको क्लासिफाई करना आ गया तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग के अंदर जाएगा। फिर समराइजिंग, मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई है या फिर मैंने एक आपको स्टोरी पढ़ाई, ठीक है, अब इस पूरी स्टोरी को आपको नहीं सुनाना, आपको इसकी समरी बतानी है, आपको जिस्ट बताना है। वो कहते थे ना पहले क्वेश्चन आता था 10th में कि सेंट्रल आइडिया बताओ मुझे इसका, तो वो अगर आता है तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा, क्योंकि जब तक आपने समझी नहीं है आपको समराइज कैसे करोगे। इन्फरिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ये क्या होते हैं? बेसिकली इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज की आपने व्याख्या की है तो वो भी आपका अंडरस्टैंडिंग में आएगा। इन्फरिंग का वैसे हिंदी में एग्जैक्ट देखेंगे तो निष्कर्ष निकालना या फिर तर्क देना टाइप होता है, लेकिन इसको इवैल्यूएशन मत समझना, ठीक है, इसमें इवैल्यूएट वर्ड यूज नहीं करना। इन्फरिंग वर्ड आता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। कंपेयर करना, जब आपको दो चीजों में कंपैरिजन बताना है तो आपको उनके सारे सिमिलैरिटी डिफरेंस सबको देखना पड़ेगा, तो वहां भी आपको समझ की जरूरत है। फिर एक्सप्लेनिंग का मतलब वही, आप किसी चीज को इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो भी आपका अंडरस्टैंडिंग में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी अप्लाइंग की, यानी को आपको अप्लाई कैसे करना है। किसी चीज को आपने सीख लिया, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, है ना। उस मान लीजिए मैंने रूल्स बना दिए, कुछ पुलिस ने कुछ नियम बता दिए, लेकिन अब जब ग्राउंड रियलिटीज में पुलिस उनको लागू करेगी, ऐसे ट्रैफिक का एक रूल है, हमें पता है कि आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, लेकिन जब कोई रेड लाइट तोड़ता है, पुलिस जब चालान लेती है उससे, तो वो एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट कर रही होती है, इसको हम अप्लाइंग का एग्जाम मानेंगे। इम्प्लीमेंटेशन भी, भाई कोई पॉलिसी आई है नई, है ना, जैसे एनईपी आ गई, एनईपी 2020 आ गई, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये आपका अप्लाइंग में चला जाएगा। कैरिंग आउट किसी चीज को करना या फिर यूज करना किसी चीज को, है ना। आपने जैसे आपको ये पता है कि भाई आप वेइंग मशीन लेकर आए हैं और आपको उस पर कुछ तोलना है, आप ले तो आए हैं, आपको उसको नॉलेज भी है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में यूज करेंगे वेट नापने के लिए तो वो अप्लाइंग होगा। तो एग्जीक्यूट करना हो, इंप्लीमेंट करना हो, कैरिंग आउट या यूजिंग, ये टर्म्स आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए उसका मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर एट्रीब्यूटिंग, कंपेयरिंग, डीकंस्ट्रक्टिंग। देखो एनालाइज का मतलब यहाँ पर क्या है, एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब, अब आप कहोगे यहाँ पे कि मैडम यहाँ पे कंपेयरिंग यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपेयरिंग जब आ जाएगी, ठीक है, जब आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को कंपेयर करना है। एक तो सिंपल हो गई कि आपको कैटेगराइज करना है, उसके बाद क्लासिफाई करना है, वो कंपैरिजन हो गया, लेकिन आपको जब तोड़ मरोड़ कर करना है, जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ठीक है, इसके बारे में आपको कंपैरिजन करने हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स में, तो ये आपका एनालाइजिंग में आएगा। डिफरेंशिएटिंग करना है आपको, ये मतलब डिफरेंस नहीं, मतलब समझ लीजिए
बेसिकली जब आपको अलगाव करना है, भेदभाव दिखाना है किसी चीज में, वो उसको हम डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं, वो नॉर्मल कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको भेदभाव दिखाना, डिस्क्रिमिनेट करना है, डिफरेंशिएट करना है उन चीजों के बीच, तो वो भी आपका एनालाइजिंग में आ जाएगा। ऑर्गेनाइज करना है किसी चीज को, जैसे कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा के ऑर्गेनाइज करना है, कोई मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, ये सब आपका एनालाइजिंग में आएगा। डीकंस्ट्रक्टिंग मतलब कि विखंडित करना है जब आपको किसी चीज को, तो उसको हम डीकंस्ट्रक्टिंग बोलते हैं, तो ये भी आपका एनालाइजिंग में आएगा, क्योंकि आपको चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कीवर्ड्स याद कर लीजिए। आई थिंक आपने एक यस अंडरस्टैंडिंग में भी कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेनिंग और ये सब था। आई थिंक एक मैंने मिस कर दिया शायद, अप्लाइंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग में, यस अप्लाइंग में आपको बता चुकी हूँ, एंड एनालाइजिंग, ठीक है। तो देखो जब कॉम्प्लेक्स चीजें आए ना, अंडरस्टैंडिंग में जब यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तो यहाँ का मतलब एक नॉर्मल कंपैरिजन है ना, ये रेड बॉल है, ये ब्लू बॉल है, वो आपने बता दिया, ये इस तरह का कंपैरिजन। लेकिन जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन आता है, वो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उसमें आपको नजर आ जाएगा, तब आपको यहाँ पर किस चीज में पूरा विश्लेषण करना होगा आपको, तब वहां के कंपैरिजन के लिए आपको एनालाइजिंग का यूज करना होगा। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन एक तरह का जजमेंट होता है, हम सबको पता है, हम इवैल्यूएट करते हैं, चीजों का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें ये बताना होता है कि ये सही है, ये गलत है ना, इस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं, इसने पूरा किया नहीं किया, ये इवैल्यूएशन होता है। तो आप चेक करना, क्रिटिक मतलब एक तरह से क्रिटिक का मतलब है यहाँ पर एक तरह से समीक्षा करना एक तरह से, ठीक है, किसी चीज की आप समीक्षा कर रहे हो, ठीक है। तो आप जनरल एक उसका आइडिया लेकर आओगे फिर लास्ट में कि हाँ भाई ये मेरा जजमेंट है इस चीज के बारे में, तो वो समीक्षा करने की चेकिंग हो गया, फिर जजमेंट करना, ये सब आपका इवैल्यूएशन में आता है। ओके, जैसे कि हम एट द एंड ऑफ द टर्म जो है हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, तो वो एक तरह का इवैल्यूएशन का प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद लास्ट है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग मीन्स कुछ नया बनाना है ना, क्रिएट करना, तो जनरेट करना, प्लान करना, डिजाइन करना, प्रोड्यूस करना, कंस्ट्रक्ट करना, इन सभी चीजों से आपको कुछ इनोवेटिवनेस की वो आएगी। समझ लीजिए आपको प्लानिंग करनी है, आपको नए लेसन की प्लानिंग करनी है, तो ये भी आप क्रिएट करेंगे ना, पुरानी तो नहीं चलेगी, आपको नई बनानी पड़ेगी लेसन के अकॉर्डिंग। जनरेट करना है, डिजाइन करना है, मान लीजिए भवन का नक्शा ही बनाना है किसी को, तो डिजाइनिंग के लिए भी उसको नया कुछ बनाना पड़ेगा। प्रोड्यूस करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना हो गया, या फिर कंस्ट्रक्ट करना, किसी का निर्माण करना किसी चीज का, वो सब आपका क्रिएटिंग के अंदर आएगा। तो ऐसे आपके सामने, अब मैंने आपको ये सारे कीवर्ड्स क्यों बताए, ये कीवर्ड्स मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि इनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे सिचुएशंस आती हैं आपके सामने पेपर में कि भाई क्लासरूम में टीचर ने ये कहा बच्चों को कि प्लान दिस एक्टिविटी, मान लीजिए प्लानिंग फॉर एनुअल डे फंक्शन, टीचर ने कहा कि सब बच्चों को प्लान करना है एनुअल डे फंक्शन के लिए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर टीचर जो है वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्रिएटिंग के अंदर आएगा, वो जो कैटेगराइजेशन होगा। ओके, सो ये था आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव मेरा, कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी कैटेगरी जो है वो कौन सी सब कैटेगरी के साथ इन्वॉल्व है। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये कीवर्ड्स आपको जरूर याद रखने हैं। इन कीवर्ड्स को अगर आप याद रखेंगे तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेंड कर पाओगे। याद रखना कि इनमें से कई कीवर्ड्स के हिंदी में मीनिंग आपको सेम मिल सकते हैं, इसीलिए कह रही हूँ इंग्लिश में इन कीवर्ड्स को याद करना आपको जरूरी है। ओके, एंड इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और प्लीज शेयर जरूर करें, इसको शेयर करेंगे तो दूसरों तक भी पहुंचेगी ये चीज, रीच अच्छी होगी इसकी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।